नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि आज से यानी कि रविवार से बिहार में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए जरूरी वैक्सीन की डोज बिहार को मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक में सीएम नीतीश ने 18 से लेकर 44 साल के लोगों के टीकाकरण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राज्य को कोरोना वैक्सीन की करीब 3.5 लाख डोज मिल चुकी है। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ की वजह से सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में टीकाकरण का फैसला लिया है। टीकाकरण केंद्र पर गाइडलाइंस के पालन के निर्देश दिए गए हैं। 18 से लेकर 44 वर्ष की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये रजिस्ट्रेशन आप कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर उमंग ऐप के जरिए कर सकते हैं। नमस्कार। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए 3.5 लाख डोज आज पटना पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल रविवार 9 मई से पूरे राज्य में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह टीकाकरण उन स्थानों से अलग होगा जहां पे लोगों का जांच और उपचार हो रहा है। अगले 3-4 दिनों में अन्य सरकारी एवं अन्य भवनों को चिन्हित करके उन स्थानों पे भी ये टीका दिया जाएगा। नमस्कार। टीका हम सबों को मिलेगा और यह एक अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए तैयार है और शिक्षा विभाग अपने जो विद्यालय महाविद्यालय के भवन है इस टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जो अभी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ कई प्रकार के मरीज आते हैं, पॉजिटिव मरीज भी आते हैं। तो जो हमारे टीका लेने हेतु जो हमारे नौजवान जाएंगे उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए टीकाकरण का कार्य जो अपने सरकारी विद्यालय हैं या महाविद्यालय है उसके परिसर में इसकी व्यवस्था की जाएगी और जो इसके मानक और मापदंड है उसका ध्यान रखा जाएगा। बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना को 12,000 जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 12,948 दर्ज की गई। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में 14,963 लोगों ने इस कोरोना संक्रमण को मात दी है, यानी इतने लोग रिकवर हुए हैं। पटना में एक बार फिर सबसे ज्यादा 2,498 नए केसेस सामने आए। वहीं दूसरे नंबर पर नालंदा में 740 नए केसेस मिले हैं। तो देखिए, नालंदा में 740, बेगूसराय में 586, पश्चिम चंपारण की बात करें तो 578 और समस्तीपुर में 560 केसेस सामने आ गए। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट क्या है तो 89.97%। ये रिकवरी रेट इस वक्त सामने है। 24 घंटे में कोरोना के 12,948 केसेस आए हैं और लगातार 2 दिनों से संख्या में कमी आती हुई जो एक सकारात्मक रिजल्ट की ओर इशारा करती है। लेकिन अभी भी सजगता और सावधानी यही सबसे कारगर उपाय है इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। अब एक्टिव केसेस जो हैं वो राज्य में 1,12,080 पहुंच चुके हैं। और सुपौल से खबर, जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। त्रिवेणीगंज में हेल्थ सिस्टम की पोल इस दौरान खुलती हुई नजर आई है। देखिए, ये मरीज यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। बुनियादी केंद्र के कोविड केयर सेंटर का यह मामला बताया जा रहा है। त्रिवेणीगंज में हेल्थ सिस्टम की पोल खुलती हुई ये तस्वीर, जिसमें एक शख्स को ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी है। अस्पताल की सीढ़ी पर मरीज को तड़पते हुए छोड़ दिया गया। लापरवाह हेल्थ सिस्टम के आगे मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने के बाद बीच सड़क पर इस शख्स को लिटा दिया जाता है। उसका शरीर देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। पहले ऑक्सीजन के अभाव में यह शख्स अस्पताल की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देता है।
बोले जो आप ऑक्सीजन, जब तक हमको एम्बुलेंस नहीं आप उपलब्ध कराते हैं तब तक ऑक्सीजन लगा के तो रखिए कम से कम। इसको दम फूल रहा है और सांस नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं आप ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नहीं लगाया। हम गए रेफरल अस्पताल, रेफरल से जब तक आए यहाँ पे तो इसको देख रहे हैं बाहर में लगाया और ये डेथ कर गया। जिस समय ये ऑक्सीजन लगाया गया उस समय मैं मौजूद था, वहाँ 34 ऑक्सीजन लेवल था। हाँ। हम बोले हैं कि ये 34 ऑक्सीजन लेवल है जी, क्या कर रही है इसको हटाओ यहाँ से। हाँ। मेरा भी पेशेंट था। हाँ। है ना, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बरतते हैं लोग। जिस समय एडमिट किया गया था उस समय पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना था? 34। कौन लापरवाह है? नर्स लोग, डॉक्टर लोग, एक भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ नर्स के भरोसा ये मतलब कोविड सेंटर है। ऑक्सीजन के कारण इसकी मौत हुई है क्या? हाँ, ऑक्सीजन कारण इसकी मौत हुई है। ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के अभाव में नहीं हुई है। एक्चुअली क्या हुआ है कि पेशेंट आया ही बहुत क्रिटिकल स्थिति में। जिस समय आया तो जांच रिपोर्ट देखने के आधार पर मालूम चला है कि ऑक्सीजन लेवल इसका 60 था और इसीलिए इसकी ऐसी स्थिति हो गई है और एम्बुलेंस है यहाँ पर। और अब ये देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जगह जगह एम्बुलेंस की कमी से मरीजों का हाल किस तरीके से बेहाल हो रहा है। देखिए, ठेले पर, जिस ठेले पर अभी तक अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में ये लोग ठेला और खोमचा लगाकर पैसे कमाते रहे होंगे, उसी ठेले से आज अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मरीज को लेकर के लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ते भागते, पूरा परिवार देखिए सड़कों पर ठेले पर घूम रहा है। और ये तब है जब एम्बुलेंस नहीं दी जा रही है या फिर एम्बुलेंस लगी हुई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नरकटियागंज की ये तस्वीर है, जहाँ के शिवगंज निवासी चंदन पासवान को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, मगर अस्पताल ने तुरंत एम्बुलेंस भेजने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। तो परिजन चंदन की उखड़ती सांसों को देखकर उन्हें ठेले पर लेकर ही अस्पताल के लिए निकल पड़े। हालत गंभीर होने के चलते मरीज को अनुमंडल अस्पताल से जीएमसीएच रेफर किया गया, जहां अब भी मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग, तो बोले हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये अस्पताल प्रशासन बताया कि आधा घंटा बाद एम्बुलेंस आएगी। जी जी। आप लोग ठेला पर क्यों ला रहे हैं? जी क्या पोजीशन, क्या पेशेंट की पोजीशन? बहुत हालत खराब है। क्या हुआ है, क्या इसका क्या कंडीशन है सर? कंडीशन उसका ठीक नहीं है, उसका SpO2 बहुत डाउन है। ठीक है, 4 दिन से फीवर आ रहा था, लोग चेक नहीं कराया। जब ज़्यादा सीरियस हो गया तो लोग लेके आए हैं, क्योंकि उनको अब ICU की ज़रूरत है। यहाँ जितना हम लोग को ट्रीटमेंट करना है हम लोग कर दे रहे हैं, हम लोग उनको रेफर कर देंगे। मुजफ्फरपुर में कोविड मरीजों का इलाज कर रही निजी अस्पतालों से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धावा दल अस्पतालों में पहुंचकर इलाज की व्यवस्था, दवा, ऑक्सीजन और इलाज के खर्च की पड़ताल कर रहा है। इसके साथ साथ वार्ड में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए तैनात डॉक्टर और नर्स समर्पण के साथ ड्यूटी करते हैं या नहीं, इस पर भी निगरानी की जा रही है। डीएम प्रणव कुमार SSP जयंतकांत के साथ मिलकर खुद अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम के इस एक्शन से निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिका हॉस्पिटल पर FIR भी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा लगातार विभिन्न अस्पतालों का भी दौरा किया जा रहा है, औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आज वो SKMCH भी पहुंचे हैं, निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोविड मरीजों के इलाज के क्रम में दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले पर सख्ती की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में कोरोना महामारी के बीच कालाबाजारियों के खिलाफ EOU की कार्रवाई लगातार जारी है। पटना में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ EOU और कंकड़बाग पुलिस की टीम 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। एक मीडिया हाउस की आड़ में लोग कालाबाजारी का काम कर रहे थे। इनके पास से रेमडेसिविर की 3 फाइल जब्त की गई है। कालाबाजारी करने वाले लोग इंजेक्शन की हर फाइल के लिए 40,000 ले रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने एक ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम ने हम लोगों ने 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाई है और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और होगा तो हम लोग आगे अपडेट करेंगे आपको। सर, कहाँ से बरामद हुआ? कुछ प्रेस वालों का नाम सामने आ रहा है। इसमें एक MR है और एक लड़का है जो प्रेस में भी काम करता है। ये लोग 1 फाइल तो 40,000 में डील कर रहे थे
टोटल 1,20,000 का डिमांड था इनका और इसी में वो ट्रैप हुए हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इसको हम लोग कंकड़बाग से ही की है और हम लोग इसे कंकड़बाग थाने लेकर आए हैं। कितने अभी 3 लोग हैं। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ लोग अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे और ऐसे गिद्धों पर प्रशासन की नजर है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना के आपातकाल में विश्व के कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो सांसों का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे। मर चुके मरीज के नाम पर रेमडेसिविर खरीदने गए दलाल की भागलपुर में गिरफ्तारी हुई और अब उसकी निशानदेही पर पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस पूरे रैकेट का पता लगाकर बड़ी मछलियों और आरोपी डॉक्टरों तक पहुंचने में जुटी है। हॉस्पिटल का मैनेजर राहुल कुमार ठाकुर है, उसको भी हम लोग अरेस्ट किए हैं। तो उस पर भी FIR हुआ, दोनों को जेल भेजा जाएगा। ये कोई 1-2 लोगों का मामला नहीं है। कोरोना काल में ऐसे बहुत से मुनाफाखोर पैदा हो गए हैं जो मनमाने दाम पर दवाई बेचते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ड्रग्स विभाग कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भिखनपुरा में डॉक्टर अभिलेश कुमार और डॉक्टर मोनिका रानी के क्लिनिक और नर्सिंग होम में छापेमारी की गई। उस बिल को निकाला जा रहा है जो जिस बिल को दिया गया था पेशेंट को और जो बिल यहाँ पर संधारित थी, दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी पे अभी कार्रवाई। आपदा में अवसर तलाश रहे कालाबाजारियों के खिलाफ हाजीपुर में भी कार्रवाई हुई। शहर में 10 से 15 दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए थोक विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की गई। ये भी देखना है कि ये सब दवा सभी दुकान में सुनिश्चित रहे, किसी एक ही रिटेलर को मैक्सिमम दवा न दे दे। रोहतास जिले के डिहरी में पुलिस के तब होश उड़ गए जब छापेमारी में 1-2 नहीं बल्कि 129 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस को सूचना मिली थी कि डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स नाम की दुकान में 30,000 से 35,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है, जिसके बाद डिहरी के SDO और ASP ने दल बल के साथ छापेमारी की और धंधेबाज विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस सिलेंडर को जब्त करके हम लोग उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल को सौंप रहे हैं ताकि इसका सदुपयोग भी हो सके। देश में कोरोना का कहर जारी है। लोगों को दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वैसे समय में भी इस तरह की हरकत शर्मसार करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राजीव प्रताप रूढ़ी के MP फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस का हैरान करने वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है, देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें दिख रहा है कि बालू ढोने का काम किया जा रहा है। वीडियो में 4 लोग बोरी में बालू भरकर उसे एम्बुलेंस में रखते दिखाई दे रहे हैं और एम्बुलेंस की छत पर राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम भी लिख दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग राजीव प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस योजना पर सवाल उठाते हुए हमला कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इस वक्त ये सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जो है तो एम्बुलेंस, लेकिन किस काम में इसका इस्तेमाल हो रहा है और कैसे हो रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के लोगों को खाने की समस्या ना हो, इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन और नगर निगम ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है ताकि लॉकडाउन के दौरान भी एक भी शख्स भूखा न सोए। पटना के मिलर हाई स्कूल में ये कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में लॉकडाउन लगते ही सरकार ने सामुदायिक रसोई की शुरुआत कर दी है और इस रसोई में वैसे लोग रोज खाना खाते हैं जो असहाय हैं, बेघर हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग आमतौर पर इधर उधर कहीं भी खाना खा लेते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण होटल के बंद हो जाने से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। जो सड़क पर रहते हैं उन लोगों को काफी तकलीफ होती थी, जिसके बाद सरकार ने ये सामुदायिक किचन की शुरुआत की है। पटना में कई जगहों पर ये सामुदायिक किचन चल रहा है, हालांकि पूरे बिहार में इसकी शुरुआत कर दी गई है। पटना के मिलर स्कूल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी
रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और खासतौर पर सरकार ने लॉकडाउन में जो गरीबों की जो समस्या है, जो बेघर हैं, उनकी समस्या को देखते हुए निर्णय लिया है। हालांकि पिछले बार भी जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी ये सामुदायिक रसोई चलाई जाती थी, और इस बार भी लॉकडाउन लगते ही सरकार ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है और कई जगहों पर इसे चलाया जा रहा है। आप देख लीजिए मेरे स्कूल में किस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। चावल, दाल, सब्जी का इंतजाम किया गया है। नोडल अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने लोगों को यहाँ खाना खिला रहे हैं आप लोग सुबह शाम? दिन में 374 हुआ। अभी कितना हुआ है? और क्या क्या है यहाँ पर खाने में, क्या क्या दे रहे हैं लोग? चावल दाल सब्जी अभी तक चल रहा है। चावल दाल सब्जी दिन में 374 और रात में कितना है? काफी लोग आ जाते होंगे, काफी लोग आ जाते होंगे। हाँ, काफी लोग आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो बिल्कुल देखिए, लोगों की संख्या काफी है। लगभग 374 लोग दिन में खाना खाए और इस वक्त भी खाना चालू है। हम पूरे कैंपस को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ अलग अलग जगह पर, चूंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो पूरे कैंपस में अलग अलग जगहों पर लोगों के खाना खाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो बेंच है, टेबल है, उसे यहाँ लगा दिया गया है ताकि आसपास के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो यहाँ पर आकर के खाना खा सकते हैं। और कहीं न कहीं प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहती है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोगों को कोई तकलीफ न हो, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लोग खतरे में आ रहे हैं। और इस पूरी कवायद में सरकार ने पहल की है कि जो लोग असहाय हैं, जो सड़क पर रहते थे, जो किसी तरीके से खाना खाते थे, उनके लिए ये खास इंतजाम सरकार के द्वारा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर शादी समारोह में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोपालगंज के उचका गांव में शादी समारोह में गोलीबारी हुई है। खाना के विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी की बात सामने आ रही है। गोपालगंज के उचका गांव में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी और खाने के विवाद को लेकर यह गोलीबारी हुई। 4 लोगों को इस दौरान गोली लगी है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पिता समेत 3 बेटों को गोली लगी और सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वो मेरे गर्दन में चैन था, ठीक है, चैन छीन लिया और धक्का देने लगा, ठीक है। धक्का देने के बाद से मेरा भाई भी था, पटदारी के बाद सब कुछ था मेरे घर का। उसके बाद से वो इसके पहले भी उसका 2-3 बार रिवॉल्वर छीना चुका है और रिवॉल्वर उसका लाइसेंसी है, वो 2-3 बार थाना में छीना चुका है, टाउन थाना में। गोली किसने मारी है? राजन सिंह, पिता मुद्रिका सिंह। दोनों को गोली लगी है? गोली लगी है मेरे पिताजी को। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।